वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज। तो ये वीडियो होने वाली है क्लास 12 की जो हिस्ट्री की बुक है यानी कि इतिहास की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 जिसका हमारा टाइटल है राजा, किसान और नगर, जिसका टाइम पीरियड है 600 BC से 600 AD तक। और इस वीडियो में हम करेंगे 70+ एमसीक्यूज इस चैप्टर के, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड मैं आपको बता दूं, इससे पहले वाले जो चैप्टर है चैप्टर फर्स्ट, उसके एमसीक्यूज भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूं, मैं डाल रखे हैं मैंने इससे पहले वाले चैप्टर के भी एमसीक्यूज। सो अगर आपको चैप्टर फर्स्ट के एमसीक्यूज देखने हैं तो आपको कमेंट में इसकी लिंक मिल जाएगी एंड डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं डाल दूंगी चैप्टर फर्स्ट के एमसीक्यूज की लिंक, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर 2 के एमसीक्यूज को। तो सबसे फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है जिसमें पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे सम्राट अशोक के अभिलेख किस भाषा में है। तो सम्राट जो अशोक थे, राजा थे अशोक, उनके जो अभिलेख हैं वो कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए हैं, किस लैंग्वेज में, किस भाषा में उनके अभिलेख मिले हैं। तो ऑप्शन देखिए और आप उसका आंसर बताइए। खरोष्ठी लिपि, ब्राह्मी लिपि, ए और बी दोनों ही करेक्ट हैं या फिर इनमें से कोई करेक्ट नहीं है, सभी रॉन्ग ऑप्शंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी कि ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि दोनों में ही सम्राट अशोक के अभिलेख मिले हैं, दोनों ही भाषा में, तो इसलिए हमारा ए और बी दोनों ही आंसर सही है, इसलिए आप हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें पूछा अशोक के अभिलेख पढ़ने में किसको सफलता मिली, यानी कि कौन है जिसको सफलता मिली अशोक के अभिलेख पढ़ने में। अशोक के अभिलेख किसने पढ़े और उसको पढ़ने के बाद जब उसने अशोक के अभिलेख पढ़े तो उसको सफलता भी मिली। तो ऑप्शन देखिए, जेम्स प्रिंसेप को या फिर RC मजूमदार को या फिर सर जॉन मार्शल को या फिर कनिंघम। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 2 का ऑप्शन ए, जेम्स प्रिंसेप ने ही अशोक के अभिलेख पढ़े और उस जेम्स प्रिंसेप को अशोक के अभिलेख पढ़ने से सफलता भी प्राप्त हुई। तो 2 का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर जिससे पूछा है अशोक के अभिलेख पढ़ने में कब सफलता मिली, यानी कि जब जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख पढ़े तो उनको सफलता मिली। तो आपको अब ये बताना है थर्ड क्वेश्चन में कि उनको कब सफलता मिली, कौन से टाइम में मिली थी, यानी कि समय बताना है। और ऑप्शन ए है 1838 में, 1836 में, 1835 में या फिर लास्ट ऑप्शन है डी 1840 में। तो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 1838 में ही सफलता मिली थी अशोक के अभिलेख पढ़ने से जेम्स प्रिंसेप को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें पूछा है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुल कितने महाजनपद थे, यानी कि जो महाजनपद की संख्या थी, टोटल संख्या, वो आपको बतानी है कुल कितने महाजनपद थे। ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 15 या फिर ऑप्शन डी है 17। तो इसका हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए 16 महाजनपद थे, टोटल संख्या थी 16 महाजनपदों की 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें पूछा है सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था। तो सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो आपको बताना है कौन सा था। ऑप्शन ए है मगध, बी ऑप्शन है कौशल, सी ऑप्शन है अवंती या फिर डी ऑप्शन है वाराणसी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आप मुझे कमेंट में आके बताएंगे, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए। ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए है। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर। और अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं या फिर अपनी NCERT बुक में भी देख सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका आंसर ज़रूर मुझे बताएं। 6th क्वेश्चन है मगध की राजधानी थी, तो मगध की कौन सी राजधानी थी। ऑप्शन है वाराणसी, श्रावस्ती, राजगृह या फिर वैशाली। तो 6 का हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, राजगृह ही मगध की राजधानी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें पूछा है मगध का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था। तो मगध को जो सबसे ज़्यादा पावरफुल किंग था, हम कह सकते हैं शक्तिशाली राजा था, तो वो कौन था मगध का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राजा। ऑप्शन देखिए अजात शत्रु, महापद्मानंद, धनानंद या फिर बिंबिसार। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, अजात शत्रु जो था वही मगध का सबसे ज़्यादा पावरफुल राजा था। 8th क्वेश्चन है जिसमें पूछा काशी जनपद की राजधानी थी। तो काशी जो जनपद था एक, उसकी राजधानी कौन सी थी ये आपको बताना है। 8th क्वेश्चन
इसका जो हमारा आंसर होगा, पहले आप ऑप्शन देखिए, वाराणसी, वैशाली, चंपा या फिर श्रावस्ती। तो इसका हमारा वाराणसी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए काशी जनपद की राजधानी थी वाराणसी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थोड़े से 2-4 क्वेश्चन सेम एज इट इज़ आएंगे, बस आपको ये बात देखना है इसमें जो जनपद थे ना उनकी राजधानी भी इस एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, क्योंकि एक एक लाइन के अंदर से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए आपको ये इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए हर जनपद की राजधानी कौन सी थी। किसी भी जनपद की राजधानी आपसे पूछी जा सकती है, इसलिए 5-7 क्वेश्चन अभी ऐसे ही आएंगे। 9 क्वेश्चन भी ऐसी है। कौशल जनपद है, उसकी राजधानी आपको बतानी है, कौशल जनपद की राजधानी कौन सी थी। तो ऑप्शन है वैशाली, श्रावस्ती, चंपा या फिर उज्जैन। तो इसका हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, श्रावस्ती। कौशल जनपद की राजधानी है श्रावस्ती। 10th क्वेश्चन है जिसमें पूछा है वैशाली किस जनपद की राजधानी है। वैशाली बताना है आपको किस जनपद की राजधानी है। ऑप्शन देखिए, वज्जी, मगध, अवंती या फिर कौशल। तो 10 का हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वज्जी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वैशाली जो है वो वज्जी जनपद की राजधानी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें पूछा है कुरु जनपद की राजधानी थी। अब जो कुरु जनपद है उसकी राजधानी कौन सी थी आपको बताना है। इसका ऑप्शन है इंद्रप्रस्थ, मथुरा, तक्षशिला या फिर उज्जैन। तो इसका हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 11 का ऑप्शन ए इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ जो है वो कुरु जनपद की राजधानी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें पूछा है गांधार जनपद की राजधानी कौन सी है। तो आपको अब गांधार की राजधानी पता होनी चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा तक्षशिला। पहले तो ऑप्शन है मथुरा, इंद्रप्रस्थ, तक्षशिला या फिर उज्जैन। तो गांधार जनपद की जो राजधानी है वो तक्षशिला है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें पूछा है अंग जनपद की राजधानी थी। तो अंग जो है वो एक जनपद था, उसकी राजधानी कौन सी थी आपको बताना है। ऑप्शन ए है चंपा, सेकंड ऑप्शन है पाटलिपुत्र, थर्ड है वैशाली या फिर डी ऑप्शन है इंद्रप्रस्थ। तो 13 का हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चंपा। ऑप्शन ए अंग जो जनपद है उसकी राजधानी थी चंपा। तो अब हम आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। तो सिकंदर ने भारत पर जब आक्रमण किया था वो समय कौन सा था आपको बताना है। ऑप्शन ए है 328 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 326 ईसा पूर्व, सी ऑप्शन है 327 ईसा पूर्व या फिर डी ऑप्शन है 300 ईसा पूर्व। तो 14 का हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। इसका ऑप्शन होगा हमारा बी वाला करेक्ट, यानी कि 326 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व में ही सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें पूछा सिकंदर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासक था। यानी कि सिकंदर ने जब भारत में आक्रमण किया तो उस समय पर भारत का जो राजा था वो कौन से वंश का था, जो भारत का राजा था उस टाइम पर। तो ऑप्शन देखिए आपको बताने हैं। ऑप्शन ए है नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश या फिर डी ऑप्शन है शक। या तो इसका हमारा 15 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नंद वंश। जो जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय पे जो भारत का राजा था वो नंद वंश का था, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है 16 में मौर्य वंश की स्थापना कब हुई। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, पहले तो ऑप्शन देखिए 321 ईसा पूर्व में, 325 ईसा पूर्व में या फिर 326 में या फिर 600 ईसा पूर्व में। तो इसका हमारा 16 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 321 ईसा पूर्व में ही मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। 17 अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मौर्य वंश की स्थापना किसने करी थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ सकता है। मौर्य वंश की स्थापना किसने करी। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए। ये सेकंड क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं आपसे पूछ रही हूँ। इससे पहले मैंने 5th का आंसर पूछा, अब 17 का भी आप आंसर मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ऑप्शन आप देख सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, महापद्मानंद या फिर समुद्रगुप्त। तो मौर्य वंश की स्थापना किसने करी थी। ये इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आप मुझे कमेंट में बताइए। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो आप NCERT में पढ़िए या फिर गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें पूछा है मेगास्थनीज किसका राजदूत था। तो मेगास्थनीज जो था वो किसका राजदूत था, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है सिकंदर का, सेल्यूकस, निकेटर, डारियस या फिर कनिष्क का। तो फिर मेगास्थनीज जो है वो किसका राजदूत था। इसका ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, सेल्यूकस निकेटर का। मेगास्थनीज किसका राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें पूछा
पूछा है मेगास्थनीज किस मौर्य शासक के शासनकाल में भारत आया, तो उस समय भारत का कौन सा मौर्य शासक था, तो वो आपको बताना है कौन सा मौर्य शासक था जब मेगास्थनीज भारत आया था। तो ए ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बी ऑप्शन है अशोक, सी है बिंबिसार या फिर डी है अजातशत्रु। तो 19 का हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का ही शासनकाल था उस समय और जब मेगास्थनीज भारत आया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें पूछा है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है। इंडिका, अर्थशास्त्र, हर्षचरित्र या फिर मुद्रा राक्षस। तो 20 का हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंडिका जो है वो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है। अब 21 है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा अर्थशास्त्र की रचना किसने करी, यानी कि अर्थशास्त्र कहते हैं हम इकोनॉमिक्स को। इकोनॉमिक्स की रचना किसने करी, आप ऑप्शन देख सकते हैं कौटिल्य, विशाखदत्त, मेगास्थनीज या फिर शूद्रक। तो 21 का हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कौटिल्य ने ही अर्थशास्त्र की रचना करी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें पूछा है मुद्रा राक्षस की रचना किसने करी। तो मुद्रा राक्षस की रचना किसने करी थी, इसके ऑप्शन देख सकते हैं आप, कौटिल्य, विशाखदत्त, शूद्रक या फिर बाणभट्ट। तो 22 का हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, विशाखदत्त ने ही मुद्रा राक्षस की रचना करी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें पूछा है चंद्रगुप्त मौर्य कब सिंहासन पर बैठा। तो चंद्रगुप्त जो मौर्य था वो कब सिंहासन पर बैठा था, उसका आपको टाइम पीरियड बताना है, किस टाइम में किस समय की बात है जब चंद्रगुप्त मौर्य सिंहासन पर बैठा था। तो ऑप्शन ए है 321 ईसा पूर्व में, 323 ईसा पूर्व में, 325 ईसा पूर्व में, ईस्वी में, और डी ऑप्शन है 319 यानी कि 319 ईस्वी में। तो इसका हमारा 23 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 321 ईसा पूर्व में ही चंद्रगुप्त मौर्य सिंहासन पर बैठा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 24 में मौर्य वंश का सबसे महान शासक कौन था। तो मौर्य वंश का जो सबसे ज़्यादा पावरफुल किंग था, पावरफुल हम कह सकते हैं जो महान शासक था, महान राजा था, वो कौन था मौर्य वंश का। तो ऑप्शन देखिए आप, अशोक था, चंद्रगुप्त मौर्य था, बिंबिसार था या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 24 का वो है हमारा अशोक, ऑप्शन ए। मौर्य वंश का सबसे महान शासक अशोक ही था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, जिसने पूछा है कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया। तो जो कलिंग का युद्ध था वो किस समय में लड़ा गया, वो आपको बताना है किस समय की बात है जब कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन ए है 271 ईस्वी पूर्व में या फिर 261 ईस्वी में या 273 ईस्वी में या फिर 265 ईस्वी में। तो 25 का हमारा ऑप्शन भी करेक्ट होगा, 261 ईस्वी पूर्व में ही कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें पूछा है मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ये थर्ड क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछ रही हूँ, इससे पहले मैंने 2 क्वेश्चन पूछे, फिफ्थ वाला और 17 वाला। तो 26 वाला भी अब ये थर्ड क्वेश्चन हो गया जो आप मुझे कमेंट में आके बताएंगे। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी, पाटलिपुत्र, वाराणसी या फिर उज्जैन या फिर तक्षशिला। तो इसका आंसर आप सर्च करिए और मुझे कमेंट में आके बताइए। अब हम आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा, सम्राट अशोक ने अपने धर्म के प्रचार के लिए किस अधिकारी को नियुक्त किया। तो सम्राट अशोक जो थे उन्होंने अपने धर्म के प्रचार के लिए, जब उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया तो उन्होंने उस समय पर अपने धर्म के प्रचार के लिए किस अधिकारी को नियुक्त किया था। प्रचार मतलब होता है अपने धर्म को फैलाने के लिए अशोक ने किस अधिकारी को अपने साथ चुना था। तो इसका ऑप्शन है आमत्य, सूत्रा अध्यक्ष या फिर सेनापति या फिर धम्म महामात्र। तो 27 का हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, धम्म महामात्र जो हैं उनको ही अशोक ने अपने धर्म के प्रचार के लिए नियुक्त किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, जिसमें पूछा है वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक के किस स्तंभ से लिया गया। तो अगर हम प्रेजेंट टाइम की, वर्तमान की बात करें यानी कि आज के टाइम की, तो आज के समय में भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो अशोक के कौन से स्तंभ से लिया गया, किस स्तंभ से। तो ऑप्शन है गया से, सारनाथ से, टोपरा से या फिर जूनागढ़ से। तो 28 का हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सारनाथ से ही भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो अशोक के सारनाथ स्तंभ से ही लिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29,
जिसने पूछा है मौर्य काल में प्रचलित चांदी का सिक्का क्या कहलाता था। तो मौर्य काल का जो प्रचलित चांदी का सिक्का था वो क्या कहलाता था, ये आपको बताना है। मौर्य काल में एक प्रचलित कहते हैं जो फेमस एक चांदी का सिक्का था, वो क्या कहलाता था, वो आपको बताना है। मोहर था, रुपया था, पर्ण था या फिर निशक था। तो इसका हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पर्ण कहलाता था मौर्य काल में एक प्रचलित चांदी का सिक्का जिसको पर्ण कहते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें पूछा है शक संवत कब आरंभ हुआ। तो शक संवत कब आरंभ हुआ, टाइम बताना है। टाइम पीरियड है 100 ईस्वी पूर्व, 78 ईस्वी, 58 ईस्वी या फिर 68 ईस्वी पूर्व। तो 30 का हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 78 ईस्वी में ही शक संवत आरंभ हुआ था। शक संवत की स्थापना मतलब हम कहेंगे स्टार्टिंग हुई थी 78 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31, जिसमें पूछा है कुषाण वंश का सबसे महान शासक कौन था। तो कुषाण वंश का जो सबसे ज़्यादा पावरफुल किंग, महान शासक था, महान राजा था, वो कौन सा था। ऑप्शन देखिए, कनिष्क, डेरियस, सेल्यूकस या फिर रुद्रदमन। तो 31 का हमारा ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। जो कनिष्क था वही कुषाण वंश का सबसे महान शासक था। नेक्स्ट है 32, जिसमें पूछा है कनिष्क की राजधानी थी। तो कनिष्क की कौन सी राजधानी थी, 32। इसका हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन ए, परुषपुर जो थी वो कनिष्क की राजधानी थी। ऑप्शन में दे रखा है परुषपुर, कश्मीर, तक्षशिला या फिर इंद्रप्रस्थ। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कनिष्क की राजधानी परुषपुर थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33, जिसमें पूछा कनिष्क ने चौथे महासभा का आयोजन कहाँ किया। तो कनिष्क ने जो चौथे महासभा का आयोजन किया था वो कहाँ किया था, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन देखिए, पाटलिपुत्र, मथुरा, सारनाथ या फिर कश्मीर। तो इसका हमारा सारनाथ करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी, कनिष्क ने जो चौथे महासभा का आयोजन किया था वो सारनाथ में ही किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, जिसमें पूछा है कनिष्क के शासनकाल में किस कला का विकास हुआ। तो कनिष्क का जो शासनकाल था उसमें कौन सी ऐसी कला थी जिसका विकास हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में किस कला का विकास हुआ। तो ऑप्शन देख सकते हैं, गांधार कला, मथुरा कला, अमरावती कला या फिर जौनपुर कला। तो 34 का हमारा करेक्ट होगा गांधार कला। ऑप्शन ए, कनिष्क के शासनकाल में गांधार कला का ही विकास हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35, जिसमें पूछा है कनिष्क ने कौन सी उपाधि धारण करी। तो कनिष्क ने कौन सी उपाधि धारण करी, ये आप देख के बताइए। ऑप्शन है देवपुत्र, शाकरी, गजपति या फिर राजा। तो 35 का हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, देवपुत्र। कनिष्क ने देवपुत्र की उपाधि धारण करी थी। 36 से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा है कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था। तो कनिष्क जो था वो कौन से धर्म का अनुयायी था। इसके ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कनिष्क जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37, जिसमें पूछा है सम्राट अशोक ने किन 2 नगरों की स्थापना करी। तो 37 का आंसर है, सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं। सम्राट जो अशोक था उन्होंने किसी 2 नगरों की स्थापना करी थी, यानी कि नगर कहते हैं हम शहर को कह देते हैं। तो किन 2 नगरों की स्थापना करी थी आपको देख के बताना है। ऑप्शन ए है श्रीनगर, बी ऑप्शन है ललिता पाटन की, या फिर सी ऑप्शन है ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, यानी कि ए और बी दोनों ही सही हैं, या डी ऑप्शन इनमें से कोई सही नहीं है। तो इसका हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ए एंड बी दोनों ही सही हैं, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। श्रीनगर और ललिता पाटन दोनों ही की स्थापना करी थी, दोनों नगर हैं जिनकी स्थापना करी थी सम्राट अशोक ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, जिसमें पूछा है कनिष्क ने किस नगर की स्थापना करी। तो कनिष्क, अब तो अशोक की बात हो रही थी 37 में, अब 38 में है कनिष्क ने किस नगर की स्थापना करी, आप देख के बताइए। कश्मीर, कनिष्कपुर, रामपुर या फिर श्रीनगर। तो इसके नाम से रिलेटेड आपको ऑप्शन भी करेक्ट दिख रहा है। तो कनिष्कपुर आ रहा है, कनिष्क का नाम भी आ रहा है उसमें, तो इसलिए हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। कनिष्क ने कनिष्कपुर नगर की स्थापना करी थी, उसने अपने नाम पर ही रख दिया होगा कनिष्क ने। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, जिसमें पूछा है संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है। तो जो संगम साहित्य है वो किस भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन देखिए, तमिल, तेलुगु, मलयालम या फिर कन्नड़। तो 39 का हमारा ऑप्शन ही करेक्ट होगा, तमिल भाषा में ही लिखा गया है संगम साहित्य। अब आते हैं अपना 40 क्वेश्चन पर, जो कि हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो जो संगम साहित्य है उसका आपको मतलब संगम जो वर्ड है उसका आपको अर्थ बताने, यानी कि संगम का क्या मीनिंग होता है, क्या अर्थ है। ऑप्शन देख के बताइए। समिति, संगम का अर्थ समिति है या फिर सभा है या संस्था है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो संगम का जो अर्थ है 40 का हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सभा। संगम का जो मीनिंग होता है वो सभा होता है, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं सभा, इसका हमारा संगम का अर्थ होता है सभा। 40 का बी ऑप्शन करेक्ट है। अब आते हैं 41 पे, जिसमें हमसे पूछा है प्रथम संगम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। प्रथम कहते हैं पहले को, यानी कि सबसे पहला जो संगम सम्मेलन था वो कहाँ पर आयोजित किया गया था, किस जगह में आयोजित किया गया था सबसे पहला संगम सम्मेलन, वो आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, मदुरई, चेन्नई, मथुरा या फिर काशी। तो इसका 41 का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मदुरई। मदुरई में ही सबसे पहला संगम सम्मेलन आयोजित किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42, जिसमें पूछा है दक्षिण भारत के प्रमुख राज्य कौन से हैं। तो दक्षिण भारत के प्रमुख राज्य कौन से थे, इसके ऑप्शन देखिए, चोल, चेर, पांडे या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा वो आप मुझे कमेंट में आके बताइए। ये 4th क्वेश्चन है जिसका मैं आपसे आंसर पूछ रही हूँ। 42 4th क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे। ईजी है, नहीं मिलता है तो फिर आप गूगल पर सर्च करके भी बता सकते हैं या फिर NCERT में भी देख के बता सकते हैं। दक्षिण भारत के जो प्रमुख राज्य कौन से हैं, चोल है, चेल है, पांड्य है या फिर उपरोक्त सभी है। तो आप इसका मुझे आंसर बताइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43, जिसमें पूछा है भारत में धान रोपण की शुरुआत कब हुई। तो भारत में धान रोपण की शुरुआत कब हुई थी, किस समय में हुई थी, आपको बताना है। ऑप्शन ए है 600 से 500 ईस्वी में या फिर 400 ईस्वी में या 1000 ईस्वी में या फिर 300 ईस्वी पूर्व में। तो 43 का हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 600 से 500 ईस्वी पूर्व में ही भारत में धान रोपण की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, जिसमें पूछा है गुप्त वंश की स्थापना किसने करी। तो गुप्त वंश की स्थापना यानी कि स्टार्टिंग किसने करी थी, ऑप्शन देखिए आपको बताना है। श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या समुद्रगुप्त ने या फिर रुद्रदमन ने। तो 44 का हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, श्रीगुप्त ने ही गुप्त वंश की स्थापना करी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, जिसमें पूछा है प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी। तो प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी, इसके ऑप्शन देखिए आप, चंद्रगुप्त द्वितीय की, समुद्रगुप्त की, स्कंदगुप्त की या फिर कुमारगुप्त की। तो इसका जो 45 का करेक्ट ऑप्शन होगा वो आप मुझे कमेंट में आके बताएंगे, ठीक है। आप कमेंट करिए और फिर आप मुझे इसका आंसर बताइए। ये शायद 5th क्वेश्चन हो गया जिसका मैं आपसे आंसर पूछ रही हूँ, और मैं उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर पूछ रही हूँ जो इजी भी हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा ताकि आपको याद रहे कि इसके आंसर क्या हैं, क्योंकि मैं इम्पॉर्टेंट MCQs के और इजी भी जो हैं और इम्पॉर्टेंट भी जो हैं उन्हीं के आंसर्स पूछ रही हूँ। तो आप 45 का भी आंसर जो ज़रूर बताएंगे। 5th क्वेश्चन है जो मैंने आपसे पूछा है, तो प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी, आप ऑप्शन देख के बता सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46, जिसमें पूछा है ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि क्या कहलाती थी। तो जो भूमि ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी उसे क्या कहते थे वो आपको बताना है। ऑप्शन देखिए 46 के ऑप्शन है अग्रहार, अनुदान, भूमिदान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि कहलाती थी, ऑप्शन ए होगा, क्योंकि अग्रहार जो है वही कहलाती थी ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, जिसमें पूछा गुप्त वंश का सबसे महान शासक कौन सा था, यानी कि पावरफुल किंग, यानी कि जो हम कह सकते हैं महान जो राजा था गुप्त वंश का वो कौन सा था। ऑप्शन देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त या फिर डी ऑप्शन है स्कंदगुप्त। तो 47 का हमारा ऑप्शन भी करेक्ट होगा, समुद्रगुप्त जो था वही सबसे ज़्यादा महान शासक था गुप्त वंश का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48, जिसमें पूछा है समुद्रगुप्त का राजकवि था। अब हमने जाना कि समुद्रगुप्त जो था वो सबसे ज़्यादा ही महान राजा था गुप्त वंश का। तो अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है 48 में समुद्रगुप्त जो था उसका राजकवि कौन था। तो राजकवि कौन सा था, हरिशेन था, बाणभट्ट था, शूद्रक था या फिर कालिदास था। तो 48 का हमारा हरिशेन ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हरिशेन जो था वही इसका
जो था राजकवि था। समुद्रगुप्त का राजकवि कौन था? हरिशेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 जिसने पूछा प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने करी, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमें कह सकते हैं, इसको इम्पॉर्टेंट है ये। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने करी? हरिशेन ने, बाणभट्ट ने, शूद्रक ने या फिर कालिदास ने। तो 49 का अभी हमारा हरिशेन करेक्ट होगा। हरिशेन ने ही प्रयाग प्रशस्ति की रचना भी करी थी और समुद्रगुप्त के ये राजकवि भी थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50 जिसमें पूछा प्रयाग प्रशस्ति में किस गुप्त साम्राज्य का वर्णन किया गया, यानी कि जो प्रयाग प्रशस्ति थी ना उसमें एक ऐसा गुप्त सम्राट है जिसका वर्णन किया गया है। तो वो कौन सा गुप्त सम्राट है वो आपको बताना है। समुद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, कुमारगुप्त है या फिर डी ऑप्शन चंद्रगुप्त है। तो 50 का हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, समुद्रगुप्त, क्योंकि प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त का ही वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 51 जिसमें पूछा है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो आपको बताना है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है स्कंदगुप्त को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त को या फिर रामगुप्त को। तो 51 का हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 जिसमें पूछा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था। तो अभी हमने पढ़ा कि इस भारत का जो नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। तो 52 क्वेश्चन भी थोड़ा सा इससे रिलेटेड ही है कि समुद्रगुप्त को जो भारत का नेपोलियन है, अब आपको ये बताने कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन जो है वो किसने कहा था। तो ऑप्शन देखिए, वी ए स्मिथ ने, आर.सी. मजूमदार ने, सर जॉन मार्शल ने या फिर कनिंघम ने। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वी ए स्मिथ ने ही समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 जिसमें पूछा है हर्षचरित का लेखक कौन था, यानी कि हर्षचरित एक पुस्तक का नाम है, बुक का नाम है। तो आपको बताना है ये जो बुक है हर्षचरित, इसके राइटर कौन थे। तो ऑप्शन देख सकते हैं आप, कालिदास, बाणभट्ट, शूद्रक या फिर वात्स्यायन। तो 53 का हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बाणभट्ट। हर्षचरित्र का जो लेखक थे वो बाणभट्ट थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 54 जिसमें पूछा है भारत की पश्चिमी तट पर प्रसिद्ध बंदरगाह थी। तो 54 में ये पूछा है कि भारत के जो पश्चिमी तट पर जो प्रसिद्ध बंदरगाह थी वो कौन सी थी। आपको बताना है ऑप्शन देख के। तो सबसे पहले प्रसिद्ध बंदरगाह के बारे में आपको जानना है। प्रसिद्ध का मतलब होता है जो फेमस हो, यानी कि जो जानी पहचानी बंदरगाह थी भारत की, जो कि पश्चिमी तट पर भी थी और जानी पहचानी यानी कि फेमस बंदरगाह भी थी। तो वो कौन सी थी। ऑप्शन देखिए, भैरुंकच्छ, शिशुपालगढ़, जूनागढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, भैरुंकच्छ को ही मतलब प्रसिद्ध बंदरगाह थी ये, और भारत के पश्चिमी तट पर भी थी और प्रसिद्ध भी थी, फेमस बंदरगाह भी थी। तो इसका हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 54 का, भैरुंकच्छ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 जिसमें पूछा है हर्षवर्धन की राजधानी थी। तो आपको हर्षवर्धन की कैपिटल बतानी है कौन सी है, और हर्षवर्धन की राजधानी या फिर कैपिटल आप ऑप्शन देखिए, दिल्ली, लाहौर, कन्नौज या फिर मथुरा। तो 55 का हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, कन्नौज। कन्नौज जो है वही हर्षवर्धन की राजधानी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 56 जिसे पूछा है मृक्ष कटिकम का लेखक कौन है। तो मृक्ष कटिकम जो है वो भी एक पुस्तक का नाम है। अब आपको बताना है इस पुस्तक के राइटर कौन है। अब 2-4 क्वेश्चन पुस्तक वाले ही आएंगे, तो क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाता है अक्सर एग्जाम में कि इसके राइटर कौन है, इस बुक के राइटर कौन है। तो आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, इसलिए जो चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट आए हैं पैराग्राफ के बीच में से मैंने लिए हैं, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो हम देखते हैं मृक्ष कटिकम के जो लेखक के राइटर हैं वो कौन है। ऑप्शन देखिए, विशाखदत्त, वात्स्यायन, पतंजलि या फिर शूद्रक। तो 56 का हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, शूद्रक जो है वही मृक्ष कटिकम के लेखक है। अब नेक्स्ट है हमारा 57 जिसे पूछा है कामसूत्र का लेखक कौन है। अब कामसूत्र भी एक पुस्तक का नाम है, इसके राइटर कौन है। अब ऑप्शन देखिए, विशाखदत्त, वात्स्यायन, पतंजलि या फिर हरि सिंह। तो फिर 57 का हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, वात्स्यायन। कामसूत्र के लेखक है वात्स्यायन। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 58 जिसमें पूछा है महाभाष्य का लेखक कौन है। तो महाभाष्य एक बुक का नाम है, उसके राइटर बताइए कौन है। तो ऑप्शन देखिए, विशाखदत्त, वात्स्यायन, पतंजलि या फिर कौटिल्य। तो 58 का हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पतंजलि। महाभाष्य का जो लेखक है वो पतंजलि है। अब नेक्स्ट है 59 जिसमें पूछा है रजत रंगेड़ी का लेखक कौन है। तो रजत रंगेड़ी का जो लेखक है वो कौन है, ऑप्शन देके बताइए। तो ऑप्शन ए है कलहन, सेकेंड ऑप्शन है अश्वघोष, थर्ड ऑप्शन है शूद्रक या डी ऑप्शन में है मेगास्थनीज। तो रजत रंगेड़ी के जो लेखक हैं वो हैं हमारा 59 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कलहन, ऑप्शन ए। तो रजत रंगेड़ी के लेखक है कलहन।
अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 जिसमें पूछा है दक्षिणी भारत में बड़े ज़मींदार को क्या कहा जाता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो आपको पता होना चाहिए कि दक्षिणी भारत के जो बड़े बड़े ज़मींदार हुआ करते थे उनको क्या कहा जाता था, उनके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता था। अब आपको बताना है वो कौन सा वर्ड है। ऑप्शन देखिए, वेलार, अलवार, नैनार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वेलार कहा जाता था बड़े बड़े ज़मींदारों को जो दक्षिणी भारत के ज़मींदार हुआ करते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 61 जिसमें पूछा गया गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन था। तो गुप्त काल का जो सबसे ज़्यादा फेमस गणितज्ञ था वो कौन था, वो आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, आर्यभट्ट, कालिदास, चाणक्य या फिर समुद्रगुप्त। तो 61 का हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, आर्यभट्ट। गुप्त काल के जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध गणितज्ञ था वो आर्यभट्ट था। अब नेक्स्ट है 62 जिसमें पूछा मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था। तो मेगास्थनीज जो था वो कौन से देश से रहने वाला था वो आपको बताना है। ऑप्शन में यूनान, यूरोप, ईरान या फिर फारस। तो इसका यूनान करेक्ट ऑप्शन होगा। यूनान से ही बिलोंग करता था मेगास्थनीज। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 जिसमें पूछा देवानानपिय और प्रियदर्शी की उपाधियाँ किस शासक ने धारण की थी। तो देवानानपिय और प्रियदर्शी ये दोनों उपाधियाँ थी। तो ये दोनों उपाधियाँ जो थी वो कौन से राजा ने धारण करी थी वो आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या फिर अजातशत्रु। तो 63 का हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अशोक। देवानानपिय और प्रियदर्शी की उपाधियाँ अशोक राजा ने ही धारण करी थी। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 64 जिसमें पूछा है मुद्रा शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है। तो मुद्रा शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है ये बताना है आपको। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है सिक्कों का, ऑप्शन बी है अभिलेखों का, ऑप्शन सी है लिपियों का या फिर ऑप्शन डी है इमारतों का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, सिक्कों का ही अध्ययन किया जाता है मुद्रा शास्त्र के अंदर। तो मुद्रा आपको इसका नाम से ही पता चल रहा है कि मुद्रा शास्त्र, मुद्रा का मतलब क्या होता है। मुद्रा हम कहते हैं पैसों को, तो पैसों का कुछ स्टडी पढ़ रहे हैं हम, तो उसके अंदर सिक्कों के बारे में ही पढ़ेंगे। अभिलेख और लिपि के बारे में तो पढ़ेंगे नहीं, ना ही इमारतों के बारे में पढ़ेंगे। तो मुद्रा शास्त्र है तो मुद्रा के बारे में पढ़ेंगे, मुद्रा है सिक्के। तो फिर इसका हमारा इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 65 जिसमें पूछा है भगवान महावीर का संबंध किस जनपद से था। तो भगवान महावीर का संबंध कौन से जनपद से था, वो कौन से जनपद से बिलोंग करते थे आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, वज्जी, मगध, काशी या फिर अंग। तो 65 का वज्जी करेक्ट हो जाएगा। भगवान महावीर थे वो वज्जी जनपद से ही बिलोंग करते थे, उनका जो संबंध था वो वज्जी जनपद से था। तो 65 का ए करेक्ट हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट है 66 जिसमें पूछा जातक कथाएं किस भाषा में लिखी गई हैं। तो जातक कथाएं किस भाषा में लिखी गई हैं। ऑप्शन देखिए, पाली भाषा, प्राकृत भाषा, हिंदी भाषा या फिर संस्कृत भाषा। तो इसका बहुत ही ईजी करेक्ट आंसर है, बट आप मुझे कमेंट के अंदर इसका आंसर बताएंगे। 66 का आंसर, मैं आपसे ज़्यादा आंसर्स नहीं पूछ रही हूँ। मैं अगर आपको 80 क्वेश्चंस करवाऊँगी तो मैंने आपसे 5 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं। तो आप मुझे जल्दी से इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। 66 का जातक कथाएं कौन सी भाषा में लिखी गई थी, कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी। तो अगर आपको नहीं पता होगा तो आप गूगल कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं या फिर NCERT की बुक में भी देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा 67 जिसने पूछा है गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे। तो गुप्त साम्राज्य का जब पतन हुआ तो उसके क्या क्या कारण थे, क्या क्या रीज़न थे वो आपको बताना है। पतन का मतलब होता है जब नष्ट हुआ, ख़त्म हो गया। गुप्त साम्राज्य जब नष्ट हुआ तो उसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं वो आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है सैनिक की कमज़ोरी, ऑप्शन बी है हुणों का आक्रमण, ऑप्शन सी है कमज़ोर उत्तराधिकारी या फिर डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका हमारा उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि गुप्त साम्राज्य का पतन के ये सभी कारण आ जाते हैं इसके अंदर। तो इसका हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा 68 जिसमें पूछा गुप्त साम्राज्य की राजभाषा थी। तो राजभाषा कौन सी थी गुप्त साम्राज्य की वो आपको बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं आप, संस्कृत, हिंदी, तमिल या फिर पाली। तो इसका हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, संस्कृत भाषा थी। गुप्त साम्राज्य की जो राजभाषा थी, राजभाषा वो थी संस्कृत। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 68 का। अब 69 क्वेश्चन है जिसमें पूछा कुषाण काल का सबसे प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था। सबसे ज़्यादा फेमस जो डॉक्टर था कुषाण काल का वो कौन था आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, चरक, पतंजलि, वात्स्ययन या फिर शूद्रक। तो इसका चरक जो है वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। कुषाण काल का जो सबसे ज़्यादा फेमस चिकित्सक था वो चरक था। तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में कंफ्यूज कर देते हैं, बट आपको याद रखने हैं।
अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 जिसमें पूछा तमिल भाषा में व्यापारियों को क्या कहा जाता है। तो तमिल भाषा में व्यापारियों के लिए कौन से वर्ड का यूज़ किया जाता है आपको बताना है। ऑप्शन ए है मसत्थुवन, ऑप्शन बी है नैनार, ऑप्शन सी अलवार और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, यानी कि कोई भी ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है, सभी रॉन्ग है। तो इसका हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा मसत्थुवन। तमिल भाषा में व्यापारियों को मसत्थुवन कहा जाता है, इसलिए 70 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 71 जिसे पूछे मौर्य साम्राज्य का अंत कब हुआ, यानी कि एंड कब हुआ मौर्य डायनेस्टी का, ये आपको बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं आप, ऑप्शन ए है 185 ईसा पूर्व, यहाँ पर ईसवी लिखा हुआ है ईसवी पूर्व, बट ऐसा नहीं होगा कहीं भी ईसवी पूर्व है तो फिर वो गलत है, ईसवी पूर्व नहीं होता है, ईसा पूर्व होता है। तो टाइपिंग की एरर हो रखी है, यहाँ पर मिस्टेक है टाइपिंग में, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा कहीं भी ईसवी पूर्व नहीं होगा, हमेशा वहाँ पर ईसा पूर्व होगा। टाइपिंग की मिस्टेक की वजह से ईसवी पूर्व यहाँ पर टाइप हो रखा है, बट करेक्ट होगा ईसा पूर्व। तो ऑप्शन ए है 185 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 188 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है 181 ईसा पूर्व या फिर 183 ईसा पूर्व। तो इसका हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, 185 ईसा पूर्व में ही मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 72 जिसमें पूछा है अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त की। तो अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त की, इसके ऑप्शन देख सकते हैं आप। ऑप्शन ए है 712 ईस्वी में, 715 ईस्वी में, 708 ईस्वी में या फिर 722 ईस्वी में। तो 72 का हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 712 ईस्वी में ही अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 73 जिसमें पूछा है गुप्त काल में भूमि अनुदान अभिलेख किस भाषा में। तो जो गुप्त काल है उसमें भूमि अनुदान जो भी होता है उसका जो अभिलेख मिला है वो किस भाषा में है। एक अभिलेख मिला है जिसमें भूमि अनुदान के बारे में डिस्क्राइब हुआ है, तो वो जो अभिलेख है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है। तो ऑप्शन देखिए संस्कृत, हिंदी, पाली या फिर गुजराती। तो 73 का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा, संस्कृत भाषा में है वो अभिलेख जिसमें भूमि अनुदान के बारे में लिखा गया है और वो बिलोंग करता है गुप्त काल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 76 जिसमें पूछा प्राचीन काल में व्यापारिक संघ किस नाम से जाना जाता था। तो पुराने ज़माने की बात करें तो प्राचीन काल में व्यापारियों का जो संघ हुआ करता था, ग्रुप हुआ करता था, वो किस नाम से जाना जाता था उसका आपको बताना है। ऑप्शन आप देख सकते हैं संघ, संस्था, श्रेणी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी श्रेणी। प्राचीन काल में एक व्यापारिक संघ था, वो श्रेणी नाम से ही जाना जाता। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 78 जिसमें पूछा धर्मशास्त्र ग्रंथ किस भाषा में। तो धर्मशास्त्र की जो ग्रंथ है वो कौन सी भाषा में है। ऑप्शन देखिए संस्कृत, हिंदी, पाली या फिर प्राकृत। तो फिर ऑप्शन इसका हमारा संस्कृत जो है वो करेक्ट हो जाएगा, धर्मशास्त्र जो ग्रंथ है वो संस्कृत भाषा में ही है। अब नेक्स्ट है 79 जिसमें पूछा है महापाषाण के नाम से विख्यात पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे कहाँ से मिले हैं। तो महापाषाण के नाम से हैं वो ढांचे, वो कहाँ मिले हैं आपको बताना है। ऑप्शन देखिए उत्तर भारत, पूर्वी भारत, दक्षिण भारत या फिर पश्चिमी भारत। तो 79 का हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, दक्षिण भारत से मिले हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80 जिसमें पूछा वर्तमान में मगध को किस नाम से जाना जाता है, यानी कि प्रेजेंट टाइम अगर हम आज के समय की बात करें तो मगध जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद है उसको किस नाम से जाना जाता है आज के समय में। तो ऑप्शन देख सकते हैं आप, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो 80 का हमारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा वो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में आके, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट में इसका आंसर बताइए 80 का। तो चलिए हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई है, 80 हमने MCQs कर लिए हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आए हो टोटल 80 MCQs। सो आई होप आपको अच्छे भी लगे हों वीडियो एंड हर एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ आया हो। बट अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में आके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें एंड अपने फ्रेंड तक शेयर कर दें ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके वीडियो का। एंड अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके लिए इसी तरीके से वीडियो मैं लाती रहती हूँ वो इम्पॉर्टेंट MCQs, इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन और बाकी सब्जेक्ट्स की भी मेरे चैनल पर डली हुई एक्सप्लेनेशन, हिंदी मीडियम में स्पेशली। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे ज़रूर विज़िट करें। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।